डॉक्टर मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना वो प्रस्तुतिकरण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो एक बार सबको धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, आज NIT जमशेदपुर में अपनी बात रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी शिक्षा पे। तो पुनः धन्यवाद रंजीत जी, पुनः कविता परमार जी, डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सुशील जी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसको हम 3-4 हिस्से में तोड़ के बात करेंगे। पहली बात ये होगी कि तकनीकी शिक्षा का क्या रोल होगा आत्मनिर्भर भारत बनाने में। दूसरा ये होगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने हैं। तीसरा होगा कि तकनीकी शिक्षा के साथ साथ छात्रों को हम कौन सी शिक्षा दें। और अंत में ये होगा छात्रों के व्यक्तित्व में का कैसे विकास हो। इन चारों को मैं समेट के बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि 40-50 मिनट में अपनी बात मैं आपके सामने रख पाऊं और सबको आनंद आए। तो सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ता हूं तो मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। आपका पहला फोटोग्राफ जरा देखेंगे आप, तो एक 2 भाइयों की फोटोग्राफ है। बनारस में अगर आप कभी आएंगे या आए होंगे तो अनोखा हेयर कटिंग सैलून करके एक बहुत बड़ा आउटलेट है। बनारस में नंबर 1 हेयर कटिंग सैलून माना जाता है। मैं इन दोनों बच्चों का एग्जाम्पल बार बार देता हूं कि ये बच्चे क्या थे, बचपन में मेरे घर आया करते थे और मेरे पिताजी का घर पे ही हेयर कट किया करते थे या सेव किया करते थे। लेकिन इन बच्चों के अंदर एक मादा था, एक सोच थी कि एक दिन हम बड़े आदमी बनना चाहेंगे। हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको इतनी इज्जत देंगे और उसमें इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे कि हम इसी भी लेवल पे एक बड़े आदमी बन के दिखाएंगे। और पिछले 10 सालों में वे एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में हमारे सामने हैं। तो पहली बात, एक जो अंदर की फीलिंग है स्टूडेंट के अंदर कि उनको बड़ा होके करना क्या है, क्वालिफाई करके एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उनका उद्देश्य क्या है, इसको जानना बहुत जरूरत है। और हम शिक्षकों का ये परम कर्तव्य है कि हम उनको ये बता पाएं कि तुम कैसे इस देश के लिए, अपने परिवार समाज के साथ इस देश के लिए उपयोगी होगे। ये बहुत जरूरी चीज है जिसको उनके बारे में जानना है। मैं शुरुआत करता हूं, कुछ 2-3 लोगों की बात करता हूं जो भारत के अच्छे उद्योगपति हैं, जिसको आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और सारे बच्चे जानते हैं। नारायण मूर्ति की बात कर लें, अनिल अग्रवाल की बात कर लें या किरण शाह मजूमदार की बात कर लें। ये तीनों को मैं थोड़ा अलग रखता हूं क्योंकि इन तीनों की जिंदगियों का कुछ उद्देश्य था देश की सेवा करने के लिए। जब अगर नारायण मूर्ति की बात करें, जब IIT कानपुर से निकले थे अपनी पत्नी के साथ, तो उनके थोड़े से गहनों को गिरवी रख के उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। आज इन्फोसिस एक बड़ा एम्पायर खड़ा है जो आत्मनिर्भर भारत को बनाने में शायद पहली कंपनी थी जो टाटा और बिरला के बाद जो उभर के सामने आई। उसी तरह अगर हम अनिल अग्रवाल की बात करें तो नॉन फेरस मेटल में उनका कोई पैरेलल नहीं है। और किरण शाह मजूमदार जो एक डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाई, तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ के बायोकॉन जैसा एक जबरदस्त कंपनी उसने देश को दिया और एंजाइम के क्षेत्र में आप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता आई देश में। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सुधीर हसीजा का नाम मैं जरूर लेता हूं। एक छोटा सा आदमी जो क्या कहते हैं, एक तरह से एक गवर्नमेंट जॉब मेरठ में करके जिसने जिंदगी की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे उसने 3,000 की सेविंग की और उसके बाद टीवी और एसेसरीज का बिजनेस शुरू किया और फाइनली पेजर का और फाइनली कार्बन मोबाइल। तो आज अगर कार्बन मोबाइल कहें तो लोग जानते हैं, सुधीर हसीजा को नहीं जानते हैं। तो हमें इस तरह की पर्सनालिटीज की, इस तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है अपने देश में, क्योंकि आप जानते हैं कि तकनीकी शिक्षा ही एकमात्र ऐसी शिक्षा है जो सभी विकास के आयाम में भाग लेने वाले जो प्रमुख अवयव हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 135 करोड़ जनसंख्या केवल नौकरी करके जिंदा नहीं रहती। सबसे पहला आयाम होता है कि अगर एग्रीकल्चरल इंडिया है तो हमें एग्रीकल्चर के हर आयाम में इनोवेशन को लाना होगा। एग्रीकल्चर के राइट फ्रॉम सीड डेवलपमेंट से लेके, फार्मिंग से लेके, अगर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, देन मॉडर्न गैजेट्स ऑफ processing of the food material or machining of the farms. So a number of interventions are required and that cannot be left on कि उनको कृषि वैज्ञानिकों के ऊपर हम अकेले नहीं छोड़ सकते। वहां तकनीकी छात्रों की और तकनीकी शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर जाएं, अगर कन्वेंशनल पाथ डेवलपमेंट की बात करें किसी देश की, तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है
और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास तभी होगा जब हम अपने छात्रों की इस तरह की शिक्षा देंगे कि उनको अपने आर्ट और टेक्नोलॉजी में माहिर हो। फिर आता है उसके बाद एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है। और सबसे लास्ट में अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर भी बिना टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के कभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकता। सो इंडस्ट्री 4+, एआई, एमएल, आईओटी, जिसकी भी बात कर लें, आप देखेंगे हर क्षेत्र में तकनीकी छात्रों को और तकनीकी शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर के यह देश वास्तव में आत्मनिर्भर बन सकता है। तो मैं पहले कुछ उदाहरण ले रहा हूं लोगों का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण मैं लेता हूं, श्री रामकृष्ण कारातूरी। एक सोचिए, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा छात्र या एक ऐसा युवा जिसकी शादी हो जाती है, उसके पास नौकरी नहीं होती है, और जब वो पहली बार अपनी पत्नी से मिलने जाता है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, क्या गिफ्ट लेके जाए। लेकिन तभी उसको लगता है कि यार गुलाब की एक कली लेके चलता हूं, देखे क्या होता है, और उसकी वाइफ को वो अच्छा लगता है। आपको विश्वास नहीं होगा, दैट हैज गिवन हिम ए आइडिया कि अगर एक गुलाब की पंखुड़ी से या गुलाब की कली से किसी को प्रसन्न किया जा सकता है, अब इसका मतलब है इसके बेसिस पे एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। और आप समझ लीजिए कि इस समय उनका 650 मिलियन स्टेम्स पर ईयर की सेल है, और 292 हेक्टेयर में वो गुलाब की खेती करते हैं, एंड ही इज नोन एज रोज किंग ऑफ वर्ल्ड। सो 8000 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है। तो मैं बार बार अपने छात्रों से यही कहता हूं कि आपको भगवान ने इतनी अच्छा मौका दिया है, इतना अच्छा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो आप केवल नौकरी के पीछे मत भागो। अपने व्यक्तित्व को इस तरह बनाओ कि आप अपने साथ कई लोगों को की जिंदगी को का निर्णय कर सको। कहने का मतलब नौकरी मांगने से बेहतर है आप बहुतों को नौकरी दे पाए। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि जब आप हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे आप जिस सेक्टर में चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं बेहतर काम करना होगा। हिमांशु जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हिमांशु मिश्रा? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, सुनाई दे रही है सर। ठीक है, ओके। सो अब मैं थोड़ी सी बात अपने इंस्टीट्यूट की करना चाहूंगा। मैंने 97 में इंडस्ट्री छोड़ने के बाद और पीएचडी करने के बाद ये टीचिंग का जॉब ज्वाइन किया। इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन कई इंडस्ट्रीज में नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि यार यहाँ पर इनफ चैलेंज नहीं है मेरे लिए। दैट्स व्हाई मैं नौकरी बाद में छोड़ा और उस नौकरी में आया जिसमें लोग कहते हैं चुनौतियां होती ही नहीं। लेकिन मैंने इस नौकरी में बहुत सी चुनौतियां पाई और उसके हिसाब से अपने को मॉडिफाई किया और आगे बढ़े। तो जैसे मैंने टीचिंग शुरू की तो पहले 2-3 साल हमने पढ़ना सीखा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, एडमिनिस्ट्रेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे काम करते हैं। और उसके बाद मैंने ये देखना शुरू किया वो कौन सी चीज है जो इंस्टीट्यूट में नहीं है। और उन दिनों आपको हम बता दें, जब हम 2000 के आसपास की बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ी जरूरत थी कि अगर देश को आगे जाना है तो टेक्नोलॉजी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट को जोड़ना ही पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा का इस तरह से इवोल्यूशन होना चाहिए कि उसमें उद्यमिता और प्रबंधन के गुण अपने छात्रों में आ जाए। ये सोचते हुए 2000 में मैंने एक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप सेल शुरू किया ITBHU में। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप सेल शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य था कि इससे हम इंडस्ट्री के नजदीक जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, वो हमारे तकनीकी के बारे में जानेंगे, हमारे ज्ञान के बारे में जानेंगे और इससे हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो IIP सेल की शुरुआत हुई 2000 से 2005 तक। मैं उस सेल का कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद हमने सोचा कि इसके बाद क्या करना है। तो that was the time when IITs were focusing towards strengthening such cells with a focus towards entrepreneurship, technology management, incubation of ideas, intellectual property creation, management, in addition to resource generation. So these things are very much required. Then only you can make your student a perfect student because he will be getting every kind of knowledge. और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व में कोई कमी रह जाती है और फिर EDI अहमदाबाद के साथ
हमने ओपन लर्निंग प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया। 2006 से 2009 तक हमने प्रोग्राम चलाया, जिससे स्टूडेंट को अगर उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, हमारे कैरिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो उनको कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप का एक एजुकेशन दिया जाए। और फिर AICTE के हेल्प से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल भी 2005 में शुरू किया। मैं ब्रीफली बता रहा हूं अपनी जर्नी को, क्यों मैं इंजीनियरिंग के साथ एनवायरमेंट, एनर्जी और एंटरप्रेन्योरशिप को साथ ले आया, वो इसकी एक कहानी है, क्योंकि जरूरत है इस समय देश को। फिर मैंने लेक्चर सीरीज शुरू किए, नेशनल वर्कशॉप शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वेंचर के बारे में जाने, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में जाने, तो अपनी बातों को जनरल लोगों तक पहुंचाने में, किसानों तक पहुंचाने में, आर्टिजन तक पहुंचाने में, आर्टिजन और किसान को भी इंस्टीट्यूट से जोड़ना आज की बहुत बड़ी जरूरी है। ओके, सो हमने फोरम फॉर पीपुल्स नॉलेज शुरू किया, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि लैब टू लैंड एंड लैंड टू लैब, दीज टू टेक्नोलॉजीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर हमारे लैब में कोई टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है तो उसे लैंड में जाके टेस्ट होना है, और लैंड में जाके उसके बाद मार्केट में जाना है। और अगर कोई लैंड में टेक्नोलॉजी है, मतलब कोई एक्सपीरियंस बेसिस पे टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, किसी खेत में खेती करते करते उसे उन्नत खेती का कोई आइडिया आया, तो उसके भी आइडिया को हमें लैब में लाके टेस्ट करना होगा। तो इंस्टीट्यूशन को, खासकर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को ये शुरू करना होगा कि उन्हें केवल क्लासरूम टीचिंग पर भरोसा नहीं करना है, केवल प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंटेशन पे भरोसा नहीं करना है, केवल इंटर्नशिप पे भरोसा नहीं करना है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को क्षेत्र में ले जाएं और क्षेत्र की टेक्नोलॉजी को अपने पास ले आएं, जिससे अमलगमेशन होगा बेस्ट ऑफ नॉलेज का, और हम आगे बढ़ पाएंगे आत्मनिर्भर भारत के क्रिएशन में। ये क्रम चलता रहा, और 2005 में जाके मैंने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट फेस्टिवल शुरू किया। उसके पहले IIT BHU या BHU, उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ करता था, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का कोई फेस्टिवल नहीं होता था। स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ करते थे, कल्चरल फेस्टिवल हुआ करते थे, या मॉडेक्स होता था, मॉडल कंपटीशन एंड मॉडल एग्जीबिशन, जो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन जरूरत थी, और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो जहां एंटरप्रेन्योरशिप की बात ना हो, जहां मैनेजमेंट की बात ना हो। बट 2005 से 2008 तक हमने इसको सिंगल हैंडेडली एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया बच्चों के लिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो टॉप क्लास के टॉप नॉच पीपल है पूरे इंडिया से, वो आते थे, इनसे इंटरेक्ट करते थे, चाहे एडवर्टीजमेंट के हो, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट के हो, चाहे एंजल फंडिंग के हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हैं वो आते थे और जुड़ते थे। और बाद में ये फेस्टिवल इतना बड़ा हुआ कि मॉडल एग्जीबिशन भी इससे जुड़ गया, और मैग्नम ओपस के नाम से हमने 2009 में एक बड़ा फेस्टिवल किया था। उसके बाद फिर हमने टेप सेंटर शुरू किया IIT में, दैट इज टेक्नो एंटरप्रेन्योरियल प्रमोशनल प्रोग्राम, जहां ग्रास रूट इनोवेटर को उसकी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करने के लिए या उसकी टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को मार्केट ले जाने के लिए सहयोग दिया जाता था। DSIR और टाइफेक का ये प्रोग्राम था। फिर हमने ये इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया 2008 में, और इस इंक्यूबेशन सेंटर को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य था कि अब बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने 4 साल के स्टे में केवल डिग्री लेके न जाएं, बल्कि डिग्री के साथ साथ वो अपनी एक कंपनी भी लेके जाएं। उसके बाद टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी शुरू किया 2009 में, जिससे या तो टीचिंग फैटर्निटी, रिसर्च फैटर्निटी, या कोई ग्रास रूट इनोवेटर अगर कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है तो उसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए। आप देखेंगे समय के पहले ये नहीं है कि 2014 के बाद ही लोगों ने सोचना शुरू किया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इन सारी चीजों को एक तरह से कैटेलाइज किया गया और वो तेजी से आगे बढ़े। लेकिन लोगों ने शायद 90s में ही सोचना शुरू किया। 90s में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें सर्विस सेक्टर का बड़ा बूम था। लेकिन उस समय भी कई स्टेज पे, जबकि मैं उस समय यंग लेक्चरर हुआ करता था, मैं लोगों से कहा करता था केवल सर्विस सेक्टर में टॉप पे जाने पर भारत का भला नहीं होना है। भारत का भला तभी होगा जब हम कन्वेंशनल मेथड से आगे बढ़ें। कहने का मतलब, पहले एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें, फिर MSMEs को, फिर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर, एंड देन AI, IoT एंड ML बेस्ड जितने नॉलेज मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रीज है, उनकी तरफ हम आगे जाएंगे। तो जरूरत आजकल यही है कि इन सारी चीजों को हम एक साथ लें और इसे तकनीकी शिक्षा में समाहित करें। उसके बाद ई-सेल क्रिएट किया गया। मैं भाग्यशाली हूं कि IIT BHU में सारे
अवयव जो कहते हैं डायमेंशन जो है आत्मनिर्भर भारत के, वो मेरे द्वारा शुरू किए गए या मेरे अंडर शुरू किए गए। फिर इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, ये तो गवर्नमेंट का दिया हुआ काउंसिल है, हर जगह है। फिर सिस्को थिंक्यूबेटर, भारत में जो पहला 6 सिस्को थिंक्यूबेटर शुरू हुआ वो ITBHU में हम लोगों ने भी शुरू किया, पहले बैच में हम लोग भी थे। और उसके बाद हम NCL IIT-BHU इंक्यूबेटर, मतलब अब नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली has come together with the IIT-BHU so that these two, premier institution of country can create, knowledge-based economy, can help even agriculture-based economy. तो अब इस तरह जरूरत है कि बड़ी इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन साथ आए और इस तरह के जो डायमेंशन है इंस्टीट्यूशन को उनके आगे ले जाए। और अभी 2018 में RKBY रफ्तार स्कीम भी हमने शुरू की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की है। ये प्रोग्राम ज्यादातर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, केवल 2 IITs, IIT खड़गपुर और IIT-BHU में प्रोग्राम है। IIT खड़गपुर में इसलिए है क्योंकि वहां एग्रीकल्चर एक ब्रांच है, लेकिन IIT-BHU को इस प्रोग्राम इसलिए मिली क्योंकि हम BHU कैंपस में हैं और शायद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है जो हमारा हेल्प कर सकता है। तो अब कहा यह जा सकता है कि हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप है जहां पर हम अपने छात्रों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उद्यमिता और प्रबंधन के गुण देते हुए उनको शायद एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, चाहे सर्विस सेक्टर का फील्ड हो, उसमें हम प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं जिससे वो इस क्षेत्र में अपना एक रोजगार, जिसे कहते हैं स्वरोजगार या उद्यम, खड़ा कर सकते हैं। और ये रोड मैप है मालवीय सेंटर का, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूं। आप देखेंगे 2008 में TVI शुरू किया, 2009 में ट्री मैप प्रोग्राम टाइफेक का आया, 2012 में सीड आया हमारे पास, फिर 2015 में हम लोग को MSME का इंक्यूबेटर सपोर्ट मिला, 2018 में सिस्को, 2019 में रफ्तार एंड 2020 में अभी एस्पायर। सो नाउ पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड इवन नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि NCL भी हमारे साथ है, तो हम अपने बच्चों को बढ़िया एक्सपोजर दे पा रहे हैं। तो ये लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएट है, DST, MSME, EDI, NCL, IIT-BHU, RKBY रफ्तार and even UP Startup Policy. And we have also strategic collaboration, NESCOM, NCL, Wadhwani Foundation, Indian Biogas Association, ARIS, in India Accelerator, इन सबों के साथ हम एक सिम्बियोसिस, एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिससे छात्र पढ़ते पढ़ते अपने आइडियाज पे काम करें और एक अच्छी कंपनी क्रिएट करके देश के स्वावलंबन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चे सोचें कैसे सोचें कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं देश को एक उद्यमी बनके। तो मैं बार बार स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, खासकर तकनीकी छात्रों से, कि आप समाज की समस्याओं पर निगाह डालिए। और जब आप समाज की समस्याओं पर निगाह डालेंगे तो आप जानते हैं समाज में 1 लाख समस्या है। भारत में इतनी बड़ी आबादी है, संसाधन इतने कम है, तो समस्याओं की कमी नहीं है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपका दिमाग उनके समाधान की तरफ भागेगा। अगर एक समस्या जो आपको प्यारी है, जिसको लगता है आपको कि इसको सॉल्व करने के लिए ही शायद भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, तो आप उसी समस्या पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उसके समाधान के लिए रास्ते निकालिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूं आपको। मैं कहता हूं जीरो डिस्चार्ज नाउ, डोंट लेट योर रिवर डाई। मतलब अगर हमने जीरो डिस्चार्ज करना शुरू नहीं किया तो हमारे देश की सारी नदियां मर जाएंगी। एक समस्या है, पूरी नदियां आप देख रहे हैं देश की बर्बाद होती चली जा रही हैं, और उसमें केवल इंडस्ट्री का योगदान नहीं है, इंडस्ट्री से ज्यादा शहरों में रहने वाले निवासियों का योगदान है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का योगदान है, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट किए बिना हम इसे नदियों में डाल देते हैं। तो हमें वो रास्ता निकालना पड़ेगा, हमें बेहतर बायोडाइजेस्टर बनाने पड़ेंगे कि अगर सिंगल स्टोरी मकान भी है तो हम कैसे उसे जीरो डिस्चार्ज बनाएं। और अगर आप ये कर लेंगे तो हमें लगता है आप एक बड़ी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। पानी इतना कम है देश में, लोग कहते हैं 75% पानी है इस धरती पे, लेकिन वास्तव में 1% ही शायद पीने लायक पानी है। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से बताता हूं कि पूरे धरती का पानी अगर निकाल के एक बड़ा गोला बनाया जाए तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि केवल 1300-1400 किलोमीटर व्यास का गोला होगा, और अगर उसमें पीने लायक पानी का गोला बनाया जाए तो उसका डायमीटर केवल 55 किलोमीटर होगा। आप सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना कम पानी। तो एक बहुत बड़ा काम है कि साफ पानी कैसे प्राप्त किया जाए।
या दूषित जल को कैसे साफ जल में कन्वर्ट किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चैलेंज है तकनीकी के छात्रों का कि आप नए नए तकनीकी निकालिए और उस पर एक कंपनी खड़ा करिए। फिर आप देखिए फ्रॉम गार्बेज टू गार्डन, इतना कूड़ा, सॉलिड वेस्ट इज ए इमेंस प्रॉब्लम। देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है सॉलिड पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट। आप सॉलिड वेस्ट को कैसे मिनिमाइज करिए, इसमें टेक्नोलॉजी निकालिए। अगर नहीं मिनिमाइज हो रहा है जो है उसको एनर्जी या यूजफुल फॉर्म या केमिकल में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में सोचिए। और अंत में एक छोटा इनोवेशन मैंने दिखाया, फ्लश सिस्टम। फ्लश सिस्टम के ऊपर अगर हमने एक बेसिन लगा दिया तो मैंने पानी बचाने का एक काम किया, तो इन्वायरमेंट का भी भला हुआ, एनर्जी भी कम लगा, और साथ में आपने एक नया इनोवेशन किया, आप एक नई कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। सीवेज प्लस, मैं इसकी भी बात करता हूं। इतना ज्यादा फूड वेस्ट है, इतना ज्यादा सीवेज का स्लज है, क्या हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, बट वी नीड रिफाइनमेंट। एंड हु विल डू द रिफाइनमेंट? द टीचिंग फैटर्निटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड द स्टूडेंट ऑफ दोज कॉलेजेस, these guys are required to come together, sit down and think what are the technology which can help to make this process more economical and faster. आप कर सकते हो, और उसके बाद बायोगैस इनरीच करके प्रेशर पे आप किसी भी यूज में ले जा सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप आगे कर सकते हो और जो हम लोगों ने किया है। अब ये एग्जाम्पल है 2003 में, जब किचन वेस्ट से बायोगैस बनाने का काम मेरे लैब में हुआ, और आज वो बायोबॉक्स कंपनी उसको मार्केट कर रही है। और एक कंटेनराइज्ड वेसल है, दिल्ली मेट्रो में, हैदराबाद में, कई जगह ये लग चुका है। आप देखिए कितना सिंपल फिनोमेना है। जो गाय करती है, जो एक जानवर करता है एक चारा खाकर, उसी को मिमिक कर लिया, उसी को सिमुलेट कर लिया, तो एक प्रोसेस तैयार हो गया। और इसमें सोलर और विंड को भी हमने जगह दे दी, तो उससे क्या हुआ कि एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस हो गया, और आप किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को एक कंटेनराइज्ड वेसल में क्लीन कंडीशन में आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी राष्ट्रपति भवन में भी जो उनके घोड़ों से, हार्स डंग से भी हम लोगों ने एक बायोगैस प्लांट लगा दिया है, और वो बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको बताते हैं कि आप कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं बच्चों को आजकल ये भी बताता हूं कि बहुत से ऐसे जमीन है जो बैरन पड़े हैं, जहां कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, लेकिन वहां बबल हो सकता है। बहुत से वाटर लॉक्ड सरफेस है जहां कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें हाथी घास हो सकता है। आप सोचिए, वो कोई भी ऑर्गेनिक स्पेसी या प्लांट स्पेसी जिसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू है 4000 किलो कैलोरी पर केजी, उसको अगर हम उगाएं और उसको सुखा के अगर हम ब्रिकेट बना लें, तो ये अपने में एक बढ़िया उद्यम है। और ये छोटी छोटी जगह पर किया जा सकता है, और इन ब्रिकेट को ढाबों में बेचा जा सकता है, बॉयलर में बर्न करने के लिए बेचा जा सकता है, और आजकल तो आईओसी और एनटीपीसी भी इनको खरीद रही हैं। तो ये भी एक बिजनेस आइडिया है। जो बच्चे केवल नौकरी की तरफ भागते हैं, उनको जरूर सोचना चाहिए। गांव में ड्राइंग एक बड़ी समस्या है, तो किसी चीज को सुखाना, और मैं यहां तक बता दूं कि आजकल टमाटर अगर सोलर ड्राइड है तो वो 5 स्टार होटल में भी जरूरत है उसकी। तो आप सोलर ड्रायर डिजाइन करिए। और अब जैसा मुझे बताया गया कि आज के अध्यक्ष जी सोलर ड्राइंग में अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने विद्यालय में इस तरह छोटे छोटे मॉडल बनवाएं और अपने यहाँ किसानों को दें, जिससे अपने प्रोडक्ट को सोलर ड्राई करके मार्केट में ले जा सके और हाई प्राइस ले आ सके। जो मिर्चा सड़ने के कगार में है, जो टमाटर सड़ने के कगार में है, उनको प्रोसेस करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाइए या ड्राई करके मार्केट में ले आइए। तो ये आइडियाज मैं आपको जरूर दे रहा हूं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक स्टूडेंट हुआ करते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ज्ञानेंद्र पांडे। उन्होंने राइस हस्क से पहली बार बिजली बनाना शुरू किया कमर्शियल रूप से बिहार में। बाद में अभी उन्होंने बंद किया। रीजन ये नहीं था टेक्नोलॉजी में कई कमी थी, रीजन ये था कि जो लोग बिजली लेते थे वो शायद उसका पैसा नहीं देते थे, तो उनको थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन आप सोचिए 40 मिलियन मैट्रिक टन धान की भूसी इस देश में होती है, एंड दैट इज इक्वलेंट टू लाइटिंग 1,45,000 गांव। 1,45,000 गांव को आप बिजली दे सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा काम है, आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस अगर देखिए, खेतों से धान को लिया, राइस मिल में ले गए, वहां धान की भूसी निकली, धान की भूसी को हम गैसीफायर में ले गए, उससे बिजली बना। अब उस बिजली से घरों में बिजली जाएगी,
खेत में सिंचाई होगी, वही बिजली जो है मिल को चलाने में काम आएगी। और जो राख बचा वो राख हम लोग ले जाते थे, सीमेंट में मिक्स करते थे और उससे कार्बन ट्रेडिंग होती थी। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकते हैं और इसके बाद भी जाते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी हमने फिर खड़ा की, दैट इज नोन एज ब्रिज.टेक सर्विसेज या ब्रिसिल टेक्नोलॉजी। यहां पर हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के 3 स्टूडेंट जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे गेल इंडिया लिमिटेड बीपीसीएल में, उन्होंने नौकरी छोड़ा और मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर नौकरी में पेस तो बहुत मिलता है बट इंजॉय नहीं करते, कोई काम नहीं है। और उन बच्चों को ये चैलेंज दिया गया कि जो राख निकल रही है राइस हस्क से बिजली बनाने में, उससे तुम सिलिका बनाओ। क्योंकि अभी हम सिलिका सैंड से जब ग्लास बनाते हैं तो वो बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोसेस है। उससे क्या होता है, एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन अगर हम इस राख से दूसरे प्रोसेस से हमने जो बेनाइन रूट से शुरू किया तो बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कितना व्हाइट सिल्का बना और उनको इसलिए बाद में लॉकहीड मार्टिन अवार्ड मिला। आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपना ईमानदारी से काम करो तो ये तन्मय पांड्या है और ये कंपनी 3 जगह इस समय राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में राइस एस से इस समय प्रेसिपिटेटेड सिल्का बना रही है। तो बच्चे इस तरह आगे आ सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है नवीन कुमार और रोहित मित्तल। ये हमसे हमारी और इनकी एक बात में डिस्कशन हुई कि सर आरओ में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, वी शुड सर्टेनली वर्क अपॉन कि इसको इंप्रूव किया जाए। और हम लोगों ने इस पे काम किया और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां पहले 1 लीटर में 700 ग्राम पानी वेस्ट होता था, अब हम लोग 700 साफ पानी लाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जस्ट रिवर्स कर दिया। और प्रेशर ज्यादा लगने के कारण इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती थी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हमने कम कर दिया। दोनों तरफ से एक फायदा हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा समस्या है डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जब वो पढ़ रहे हैं एक अच्छे एटमॉस्फेयर में हैं, जहां उनके जैसे 100 दिमाग हैं, जहां उनके शिक्षक उनके मेंटर हैं, अगर वो सही समय पर अपने सपनों को उड़ान देना शुरू करेंगे तभी वो आत्मनिर्भर भारत में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखें उसी तरह मेरे एमटेक स्टूडेंट दिनेश मंत्री, कोरोना में सब बहुत परेशान है, सब्जी कैसे खाए, सब्जी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन्होंने वॉश करने के लिए वेजी प्योर बना दिया। उसी तरह अगर आप देखेंगे रीठा से केमिकल डिटर्जेंट, मानस नंद आईटीबीएचयू के बहुत से उदाहरण है जिसको मैं यहाँ दे सकता हूं। लेकिन अभी कोरोना में इतनी ज्यादा समस्या आई थी और उस समय चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे फुल बॉडी स्प्रे हो, चाहे अल्ट्रावायलेट वेस्ट सैनिटाइजिंग यूनिट हो, चाहे ह्यूमिडिटी बूस्टर ड्रग्स हो, चाहे मोरिंगा वेस्ट टी हो, चाहे जितने तरह के प्रोडक्ट थे वो सब हमने अपने बिजनेस इंक्यूबेटर में बनवाए और बच्चों ने अच्छी तरह बनवाए। और जहां तक लोग इस कोरोना में निकल नहीं पा रहे थे, मुझे खुशी हो रही है बताते समय कि इस कोरोना में सबसे ज्यादा काम करने का मौका मिला। क्योंकि मैं बार बार बच्चों से कहता हूं चुनौतियां हैं तभी आपको काम करने का मौका है, अगर चुनौती नहीं है तो काम करने का मौका नहीं है। तो आप चुनौतियों का सामना करिए, अपने को इंप्रूव करिए और उसके लिए बेहतर तैयारी करिए। और इसी सितंबर 6 को ये खुश होने की बात है कि इंडिया में इतने एंटरप्रेन्योर मेंटर हैं, 15 स्टेट से, 84 इंस्टीट्यूशन से, 87 एप्लीकेशन रिसीव हुई ईडीआई अहमदाबाद में और 3 राउंड के इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के बाद आई वाज एडजस्ट द बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर। तो मेरे 20 साल की यात्रा एक तरह से सफल हुई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखाया। अब मैं बच्चों से बात करूंगा। मैंने बैकग्राउंड दे दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में तकनीकी शिक्षा का, इनोवेशन का और चीजों को समझने का क्या फायदा हो सकता है और तकनीकी संस्थान में रहते हुए, इस बड़े ग्रुप में रहते हुए आप कैसे इसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब हम बताएं क्या जरूरत है। एक ब्रुकलिन ब्रिज की स्टोरी मैं बच्चों से शेयर करता हूं। मैं खासकर मुखातिब होऊंगा तकनीकी के बच्चों से। कमिटमेंट की पराकाष्ठा जो सबसे बड़ी चीज है कि पहले अगर प्रधानमंत्री कुछ आह्वान करते हैं तो जब तक नागरिक कमिट नहीं करेंगे अपने को, तब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। आत्मनिर्भर भारत तक या लोकल वोकल फॉर लोकल की बात नहीं आएगी। तो कमिटमेंट कैसे है, एक स्टोरी है, आप सब जानते होंगे। आजकल जो चित्र में जो ब्रिज दिखाया जा रहा है, ऐसा ब्रिज बनारस इंडिया के कई शहरों में है, लेकिन 1883 में ऐसे ब्रिज को बनाने की कोई सिविल इंजीनियरिंग का आदमी कल्पना भी नहीं करता था।
और तब जॉन रॉबलिंग जो एक सिविल इंजीनियर था, उसने सोचा था कि न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड के बीच में एक मैं ऐसा ब्रिज बनाऊंगा। किसी ने उसकी स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसके प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो अंत में उसने अपने बेटे से, जो फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, वाशिंगटन रॉबलिंग से बात किया, और जैसा होता है कि बेटा अपने बाप के सपनों को अपना सपना मांगता है, वो तैयार हुआ और उन्होंने योजना बनाई और पुल पर कार्य शुरू हुआ। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, जॉन रॉबलिंग की डेथ हो जाती है और वाशिंगटन कंप्लीटली क्रिपल हो जाता है। भाग्य से वाशिंगटन की शादी हुई रहती है। हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ वाशिंगटन यही सोचता है, हे भगवान, काश मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर सकूं। देखिए, इसे कमिटमेंट कहते हैं। जब स्टूडेंट ये सोच लें कि मैं केवल पढ़ने नहीं आया हूं, मैं पढ़ते पढ़ते अपने परिवार और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने आया हूं, तभी वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। और उसके इस सोच के कारण, डिटर्मिनेशन के कारण, अचानक एक दिन उसके कानी उंगली में एक जुम्बिश होती है, उसकी कानी उंगली में हरकत होती है, और उस अपनी कानी उंगली से अपने पत्नी के कंधों पर टैप करके वो एक डिजाइन कोड विकसित करता है, प्लान शेयर करता है, और उसकी पत्नी उस प्रोग्राम को लीड करती है। और आज ये पुल आज भी हमारे सामने खड़ा है। ये डेडिकेशन का एक माउंटमेंट है। मैं बच्चों से कहता हूं कि आप इस तरह से जब तक डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब कलाम साहब की बात, इंडिया इज मार्चिंग फॉरवर्ड। कलाम साहब ने एक लेटर लिखा था भारतीयों को कि भारत वाले इतने नेगेटिव क्यों हैं, क्यों हम अपने स्ट्रेंथ को और अपने अचीवमेंट को पहचानने में शर्म खाते हैं। हम इतने बड़े देश हैं, इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरी है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम बार बार केवल मृत्यु की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं? हम इतने निगेटिव क्यों हैं? और उन्होंने कहा, व्हाई आर वी एज ए नेशन सो ऑब्सेस्ड विद फॉरेन थिंग्स? हमें बार बार केवल विदेशी चीज क्यों अच्छी लगती है? क्यों विदेशी तकनीकी के पीछे भी हम भागते हैं? कोई भी चीज आयातित है उसके पीछे हम क्यों भागते हैं? तो भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन से ही आता है। जब तक हम सेल्फ रिलायंस नहीं होंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम अपना रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट की बात की। और अंत में कलाम कहते हैं, आई एम इकोइंग जेएफ कैनेडीज वर्ड्स टू हिज फेलो अमेरिकन टू रिलेट टू इंडियंस, ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. आखिर अमेरिका और यूरोप वालों ने क्या किया कि आज वो सबसे ज्यादा आगे हैं, और हमने क्या किया था जब हम एंशिएंट टाइम में सबसे ज्यादा आगे थे? तो हमें उसके बारे में सोचना होगा और उस तरह से बिहेव करना होगा। तो फिर आगे बात स्किल की, स्केल की और स्पीड की। बच्चों से मुखातिब हूं, आप अपने जिंदगी का जो भी गोल बना रहे हैं उसका स्केल क्या है उसको समझिए, और उस स्केल को समझने के बाद और गोल को समझने के बाद जो जरूरी स्किल सेट है वो आपको अर्न करने होंगे। एकलव्य की तरह भी अर्न करने हो सकते हैं। मैं अपना उदाहरण बार बार देता हूं कि अगर IIT-BHU में कहा जाए तो रिसर्च में लोग लेते थे एस.एन. उपाध्याय का नाम, प्रबंधन में लोग लेते थे बीबी बंसल का नाम, तकनीकी को उद्योगीकरण की तरफ ले जाने के लिए लोग लेते थे AK घोष का नाम, लेकिन प्रशासन में किसी SK तिवारी का नाम लेते थे। लेकिन मैंने डायरेक्टली किसी से नहीं सीखा, लेकिन मैंने एकलव्य की तरह सबसे सीखा और सारी चीजों को अपनी पर्सनालिटी में समाहित करने की कोशिश की है। तो मैं बार बार छात्रों से कहता हूं, आप ये काम जरूर करिए। और एक बड़ी चीज मैं आज बात करने जा रहा हूं, अब कैसे छात्र उचित शिक्षा लेंगे। आप देखिए, पंचशील ऑफ न्यू मिलेनियम, 21वीं सदी के पंचशील की बात मैं करने जा रहा हूं। और ये पंचशील आर्य मासेलकर ने दिया है, रघुनाथ अनंत मासेलकर, जो DG CSR हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के एडवाइजर हुआ करते थे, और वो खुद एक केमिकल इंजीनियर हैं, और प्रोफेसर MM शर्मा के पहले PhD आज भी देश की जितनी बड़ी कंपनीज है उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं। आप देखिए, उन्होंने 5 पॉइंट दिए कि अगर ये 5 पॉइंट आप कर लें तो आपको आत्मनिर्भर बनने से और विश्व का नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या 5 चीज है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा कैसी हो? विद्यार्थी केंद्रित हो, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा हो? इंटरटेनिंग हो, इंटरैक्टिव हो, जिससे स्टूडेंट को मजा आए कि वो क्लासरूम में कुछ कर रहे हैं। उनके बायोलॉजिकल क्लॉक का सम्मान होना चाहिए। छोटे बच्चों की मैं बात करता हूं
बच्चे छोटे से हैं, पैदा हुए, खेलने का समय है, सो रहे हैं, उठा के माताएं जबरदस्ती स्कूल भेज देती हैं। दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। और दैट इज वाई एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई फ्लेक्सिबिलिटी है, कई अच्छी चीजें हैं जो प्रॉपरली लागू की गई तो शायद शिक्षा को अच्छी दिशा में ले जाएंगी। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन कहता है कि शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब शिक्षकों को क्लासरूम को नॉलेज डिसेमिनेशन और एंटरटेनमेंट का कैसे एक बढ़िया साधन बनाना है, जिससे इसे सोचना होगा। दूसरा है वुमन सेंटर्ड फैमिली, परिवार को मातृसत्तात्मक होना पड़ेगा। कहने का मतलब है स्त्रियों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो 135 करोड़ की ये जनसंख्या, ये देश पीछे इसलिए छूट गया कि शायद हम लोगों के जनरेशन में 65 करोड़ नारियां, उनको शायद उतना मौके नहीं दिए गए, न शिक्षा में मौके दिए गए, न नौकरी में मौके दिए गए। तो ये समय है कि उनको भी बराबर मौका दिया जाए, और हम तो कहते हैं उनको ज्यादा मौका दिया जाए। तीसरा है नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी, ज्ञान परक समाज। आज समाज में किसका महत्व है? पैसे का महत्व ज्यादा है, माफिया, मसलमैन, ताकत का महत्व ज्यादा है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें इस तरह का ज्ञान देना हो जिससे शिक्षकों का, ज्ञान अर्जन करने वालों का महत्व बढ़ाया जाए। और दिस इज द इंफॉर्मेशन एरा। गूगल एज है, एक क्लिक करिए माउस पे, जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उसे नॉलेज में कन्वर्ट करना है, ये बड़ा काम है। और ये बड़ा काम कौन करेगा? जो अपडेटेड है, जो रोज पढ़ाई कर रहा है, रोज पूरे विश्व के हैपनिंग्स पे नजर रखा है। तो शिक्षक ये काम कर सकता है, साइंटिस्ट ये काम कर सकता है, और उसका विद्यार्थी ये काम कर सकता है। तो समाज जब तक तकनीकी ज्ञान आधारित नहीं होगा तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट, विकास मानव परक हो। अगर शिक्षा मिली है सबको तो सबको रोजगार चाहिए। रोजगार मतलब नौकरी नहीं होता, रोजगार मतलब होता है नौकरी हो सकती है, वोकेशन हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, ग्रेट इंडस्ट्रीज हो सकती है। आपको सोचना होगा, लेकिन ऐसा प्लान करना होगा, शिक्षा को इस ढंग से देना होगा कि हमारे अपने बच्चों के बारे में उनके स्ट्रेंथ को टीचर पता करके बताएं, स्टूडेंट भी कोशिश करें कि उनका क्या स्ट्रेंथ है और उसके हिसाब से वोकेशन तय करें। और लास्ट में कहते हैं इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया। जब तक ये भारत इनोवेशन सेंटर्ड नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। हमें कॉपी करने की आदत पड़ गई है। पब्लिकेशन भी आप देख लीजिए 90% कॉपी है, कॉपी एंड पेस्ट। ओरिजिनल वर्क करिए, छोटा ही सही, किसी समस्या को पकड़िए और उसका नया समाधान निकालने की कोशिश करिए। आप एक नई इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो इनोवेशन शुड बी द बज़वर्ड which can lead us to the Atmanirbhar Bharat. So now, how to convert this population burden to human resource? एक दूसरी बात मैं करूंगा, कैसे जो इतनी बड़ी जनसंख्या है देश की, उसको हम मानव संसाधन में कन्वर्ट कर पाए। कुछ पॉइंट मैंने दिया है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ये एक स्लाइड पे मैं 3 घंटा बोलता हूं, लेकिन आज क्योंकि मैं 40 मिनट 50 मिनट में सब कुछ समेटने जा रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा, नहीं तो ये 2 स्लाइड ऐसे हैं जो अपने आप में एक लेक्चर हुआ करती है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को मैं बेसिकली 3 तरह से देखता हूं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक। ज्यादातर लोग सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि आंखों देखी और कानों सुनी पर विश्वास करें, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे आंखें वही देखती हैं जो हम देखना चाहते हैं और हमारे कान वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। So that is biased. So we should certainly go for scientific observation, then only we can take right decision. And what is scientific observation? अरे आपको कोई समस्या मिली, आप समस्या को तोड़िए, फोड़िए, काटिए, उसके अंदर प्रवेश करिए और उसके जड़ में पहुंचेंगे, तभी आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी लड़की, एक क्लास है, प्राइमरी स्कूल था, वहां मैं और मेरे एक साथी लेक्चर लेने गए थे। और होता क्या था कि मेरा लेक्चर हो जाता है तो बच्चों को हम फल वल खाने के लिए देते हैं, फिर बच्चे बैठ जाते हैं, फिर मेरे दोस्त क्लास लेते हैं। बड़ा अच्छा क्लास चल रहा था, लेकिन मैंने देखा एक बिटिया टीचर की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो पीछे देख रही है। मैंने पूछा क्या देख रही है, तो डर गई, सामने देखने लगी। लेकिन दोबारा फिर उससे रहा नहीं गया और उस कोने में जहां बच्चों ने हमारे लेक्चर के बाद फल उल खा के छिलका, गूदा और बीज फेंका था, उधर वो देखने लगी। मैंने जब दोबारा टोका उससे, तो उसने कहा सर आप क्यों नहीं देखते? मैंने क्या स्पेशल है? आप सोचिए, हम वहां गए थे हाउ टू ऑब्जर्व साइंटिफिकली बताने गए थे और प्रैक्टिकल हमारे सामने आ गया। और हम दोनों ने जो अच्छे पढ़े लिखे थे पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमें कुछ नया नहीं दिखा। तो हमने लड़की से पूछा बेटा तू ही बता दे, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, छिलका है, फल है, गूदा है और उसमें मक्खी भिनभिना रही है।
उसने कहा सर और ध्यान से देखिए। हमने पूरा ध्यान से देखा, फिर भी कुछ नया नहीं दिखा। और फिर बच्चों से जब आप हार जाते हो तो हमने कान पकड़ा और कहा माता तू ही बता दे। और उस लड़की ने कहा आप ध्यान देंगे, उस लड़की ने कहा सर हर मक्खी, हर फल छिलके पे, हर गूदे पे, हर बीज पे मक्खी भिनभिना रही है, लेकिन कस्टर्ड एप्पल, सुगर एप्पल या जिसे हम शरीफा कहते हैं, उसने कहा सर न शरीफे के छिलके पे, न बीज पे, न गूदे पे कहीं नहीं है मक्खी। अब बताइए। और जब शरीफे का टेस्ट किया गया तो उसमें इंसेक्ट रिपेलेंट मिला और पेटेंट उस लड़की के नाम पे। आप सोचिए, एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से हमने तो केवल फल देखा, उसने क्या देखा? केला देखा, आम देखा, पपीता देखा, तब उसे शरीफा देखा। तो हमें डिसेक्ट करना जरूरी है। समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। दूसरा है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बच्चों को अपने अंदर झांकना होगा, उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इन देयर पर्सनालिटी। उनके व्यक्तित्व में क्या पॉजिटिव गुण है और क्या निगेटिव गुण है, और उनके शिक्षा और उनके उद्देश्य के हिसाब से किस गुण का परिमार्जन आवश्यक है, उन्हें उसे करना होगा। और इसके लिए उन्हें मेंटर की जरूरत पड़ सकती है। तो आप एक्सप्लोर कैसे करेंगे? दिन भर क्या किया, शाम को 5 मिनट के लिए चुपचाप अपने हॉस्टल के रूम में अकेले बैठ जाए। अगर हॉस्टल में रूम में आपका रूममेट आपको परेशान कर रहा है तो छत पे चले जाएं, शांति से 5 मिनट बैठे और सोचें जो दिन भर किया उसमें क्या हुआ। अच्छा फीडबैक है लोगों का कि बुरा फीडबैक है? यू गॉट द सक्सेस और यू गॉट द फेल्योर। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द पॉजिटिव ट्रेट्स विद इन योर पर्सनालिटी। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तब आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान पाएंगे। और उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 तरह का है, वन इज इंट्रिंसिक, अनदर इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अपने अंदर झांकने के बाद जो कमियां दिखी और जो मैंने जिंदगी का उद्देश्य बनाया है उसकी तरफ आगे बढ़ना। और एक्सट्रिंसिक, जैसे मैं आज बाहर से आया हूं, आप मुझे मुर्गा बांध लीजिए और जग जाइए। तो इस तरह से मोटिवेट होइए, अपने एक्वायर्ड नीड को आप इंप्रूव करिए। मैं आज इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ी चीज है। एक्टिवेशन थियरी और जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं कि आपको नौकरी इस हिसाब से चूज करनी है, प्रोफेशन इस हिसाब से चूज करना है, करियर इस हिसाब से बनाना है जिसे उसे करने में आनंद आए। पे पैकेज के हिसाब से अगर आप कोई जॉब या कोई प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। और अंत में लीडरशिप किस तरह की होनी चाहिए। और यू नो देयर आर एन नंबर ऑफ लीडरशिप, राइट फ्रॉम autocratic, benevolent autocrat, lazy as the fair leader, and finally democratic supervision. So you should certainly try to work under the democratic supervision and try to become democratic supervisor. That is my, आपसे रिक्वेस्ट है। So हम सबके अंदर सक्सेसफुल बनने का पोटेंशियल है। All of us have potential to become a successful person. Degree might differ. It is just a matter of developing that potential. जो आप काम करना चाहते हैं उस पोटेंशियल को आप डेवलप करिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सफल होने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, नागरिकों में क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। क्या है? मोटिवेशन, इनिशिएशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। ये 5 फैक्टर है जिसे मुझे तकनीकी शिक्षा में कहीं ना कहीं समाहित करना होगा, जिससे बच्चा जो भी चाहे, स्टूडेंट जो भी करना चाहे, उसके लिए मोटिवेट हो। मोटिवेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नीड, ड्राइव एंड गोल। और नीड में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल नीड, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल नीड, दैट इज एक्वायर्ड नीड और द सोसाइटल नीड। कहने का मतलब नीड ऑफ अप्रूवल, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड ऑफ सेल्फ दिस काइंड, नीड ऑफ ऑटोनॉमी। इनको कैसे हम मॉडिफाई करें, इसको हमें सीखना होगा। ये कभी और अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो हम इस पे बात करेंगे। और जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं उसे इनिशिएट करते हैं, तो इनिशिएशन बहुत जरूरी है। वी हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेस, रिसोर्स ऑर्गेनाइज। कोई भी काम करें, आज ये लेक्चर ही होना था तो रंजीत जी को मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा, मुझे आना पड़ा, और उसके बाद गूगल मीट का सहायता लिया गया, आप सब लोग इकट्ठे हुए। ये रिसोर्स है, रिसोर्स ऑर्गेनाइज हुए, एक फ्रूटफुल इंटरेक्शन होने की कोशिश। रिस्क भी है, जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं रिस्क होता है। कोई नया स्पीकर आप बुलाएंगे,
पता नहीं कैसा निकलेगा, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी काम हम जब करते हैं तो रिस्क होता है। तो आप बड़ा काम करने जाएंगे तो वहां भी रिस्क होगा। एंड फाइनली अगेन इनोवेशन इज द बज़वर्ड, इनोवेशन इज द की वर्ड। Until unless you are apt to do the innovative things, you cannot make a society better way, in a better way. So आपको इसके बारे में काम करना है। मोटिवेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया, क्या है? अर्ज इन एन इंडिविजुअल टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल, बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड रेडी टू वर्क हार्ड टू रीच योर गोल, डू नॉट स्टॉप थिंकिंग बिग, बड़ा सोचें, सपने देखें, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। जो सपने देखें फिर उत्तिष्ठत जागृत भवान, उठे जगे और उसको रियलाइज करने के लिए काम करें। कंस्टेंटली टू अचीव, प्राप्त करने के लिए हमेशा कैसे आगे बढ़े सोचना होगा, और दूसरों से सहायता लेने में कभी न हिचके, नहीं तो कभी कभी आप वहीं खड़े रह जाते हैं। टीम बड़ा माने रखती है। और बाडीलाल का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, दो भाई रामचंद्र एंड लक्ष्मण, वे दो भाई थे, उन्होंने बाडीलाल अंपायर इतना बड़ा आइसक्रीम चेन खड़ा किया, हाई स्कूल भी पास नहीं थे, सोचिए कैसे किया, घर के पिछवाड़े काम शुरू किया और आज एक इतनी बड़ी कंपनी। कैसे? क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचना बंद नहीं किया और उनके अंदर ताकत थी, हिम्मत थी, वो जो करना चाहते थे उन्होंने किया और कभी चुपचाप नहीं बैठे। तो मैं आपकी अपने बच्चों से, कहीं के बच्चे हो तकनीकी शिक्षा के, मैं एनआईटी जमशेदपुर नहीं आया हूं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड कई बार गया, लेकिन बच्चों से कभी बात नहीं कर पाया। इसका मलाल रहता है मुझे, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम जो लगता है वो बच्चों से बात करना लगता है। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरिंग नहीं देंगे, हमारा काम नहीं होने वाला है। वो बहुत बड़ी जरूरत है। तो इनिशिएट करना है। कैसे? वी हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, we have to identify suitable opportunity, and whenever I find suitable opportunity I'll certainly like to grab that. अगर अपॉर्चुनिटी को आप नहीं पकड़े तो कोई और पकड़ेगा। इसलिए आपको सन्नद्ध रहना है और तैयार रहना है। अगर आपको समुद्र से मोती चाहिए तो आपको समुद्र में कूदना पड़ेगा, और समुद्र के किनारे खड़े होके अगर आप मोती मोती बुलाएंगे तो क्या होगा? अरे बहुत अच्छा होगा, तो मोती नाम का कोई कुत्ता आ जाएगा। आप चले थे मोती लेने और एक कुत्ता मिल जाएगा। तो योर गोल हैज नॉट बीन अचीव्ड, सो यू हैव टू डू व्हाटएवर रिक्वायर्ड। सो nowadays the dawn does not come twice to work in the man. दिन में सूर्योदय एक बार होता है, जग गए तो ठीक। तो आप मान लीजिए कि मैं आज बच्चों को जगाने आया हूं, जगिए और अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। एक और स्टोरी है, हनुमान जी बंदरों के साथ सीता जी को खोजने निकले थे, समुद्र के पास पहुंचे और नहीं मिल पाया था, लोग मुंह लटका के बैठे थे। तब जामवंत वहां आते हैं और कहते हैं का चुप साध रहा बलवाना। अंग्रेजी में उसे आजकल कहते हैं यू कैन डू इट। सो यू कैन इमेजिन दैट प्रोफेसर पीके मिश्रा इज जामवंत एंड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर बजरंग बली काइंड ऑफ थिंग। तो आप जगिए, आप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रिस्क टेकिंग, जब भी आप कोई काम करते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, but taking decision under condition where the reward and a certain action is known but the occurrence of the event is uncertain. So रिस्क लेने का मतलब नहीं, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने फार्मेसी का एजुकेशन लिया और आपके पिताजी नहीं है और उन्होंने 50 लाख छोड़ा है आपके लिए, आप क्या करोगे? या तो बैंक में रख दीजिए, 3% इंटरेस्ट से अपना खर्चा चलाइए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा रिस्क है, या शेयर खेल जाइए, या आपने सर्वे किया है कि आपके गांव या आपके शहर में जहां आप रहते हैं वहां कोई बढ़िया मेडिकल स्टोर नहीं है। सो आई विल स्टार्ट विद लेजर रिस्क। मैं एक मेडिकल स्टोर शुरू करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य होगा कि एक दिन मेरी एक बड़ी कंपनी होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी। इस तरह के रिस्क को आप जरूर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है। कछुआ खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, कई कहानियां हैं। पहली कहानी में खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। दोबारा फिर होता है, कछुआ कहता है, खरगोश कहता है ना 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 फिर से रेस होगी, और दोबारा वो नहीं सोता, वो जीत जाता है। तो कछुआ आता है, कहता है ना बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगे। तो बेस्ट ऑफ 3 क्या हुआ? कछुआ ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जहां कुछ दूर तो जमीन थी, उसके बाद पानी था। तो जमीन पे तो खरगोश बड़ी तेजी से आगे गया, लेकिन पानी आया तो खड़ा हो गया। कछुआ धीरे धीरे आके पानी में तैर के उस पार चला गया, कछुआ जीत गया। फिर दोनों साथ बैठे, उन्होंने कहा नहीं टीम से बढ़िया काम होगा। जब जमीन पर चलोगे तो खरगोश दौड़ेगा, उसके पीठ पे कछुआ होगा, और जब पानी में चलना होगा तो कछुए के पीठ पे खरगोश होगा। ये कोऑपरेटिव कॉम्पिटेंस का जमाना है। मिलकर
हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। 2 इंस्टीट्यूशन साथ आ सकते हैं, एक इंडस्ट्री एक इंस्टीट्यूशन साथ आ सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में 2 टीचर साथ आ सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट में 2 डिपार्टमेंट साथ आ सकते हैं। तो आप मिलेंगे तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। और सफलता तभी मिलेगी जब आप तुरंत संतुष्ट न हो। तुरंत संतुष्ट हो जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और इनोवेशन कहाँ हो सकता है? न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे तरीके हैं। और पेनिसिलिन की स्टोरी बहुत फेमस है, कैसे एक एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ। समय कम है इसलिए मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं। तो डोंट टेल योर गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग योर गॉड इज। कहने का मतलब है कि समस्याएं बड़ी नहीं होती, तुम्हारे अंदर बैठा भगवान बड़ा है, मतलब तुम समस्याओं से बड़े हो। ये सोच जब होगी तो हम जरूर आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे। एक और है डिफिकल्ट मूव। 2 चिड़िया होती हैं, एक कबूतर होता है और एक बतख होती है। मुझे अपने छात्रों को बतख बनाना है। कबूतर क्या होता है, समस्या आती है, आंख बंद करके बैठ जाता है और बिल्ली उसे खा जाती है। उसे लगता है मैंने आंख बंद कर लिया है, बिल्ली मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो बिल्ली को भी नहीं दिख रहा हूं। लेकिन कबूतर जब भी कोई खतरा, बतख जब भी कोई खतरा आता है, पंख नहीं फड़फड़ाती, बड़ी स्मूथली, बड़ी तेजी से तैरती है। भले जमीन के अंदर, पानी के अंदर संघर्ष चल रहा होता है। तो हमें अंदर संघर्ष करना है और आगे बढ़ना, कभी नहीं रहना है। तो आप अपने प्रिय काम को करें, संघर्ष का आनंद लें, जो स्किल चाहिए उसको प्राप्त करें। और अपॉर्चुनिटी आपके लिए वही है जो आप बेहतर कर सकते हैं। मैंने कई इंडस्ट्री में काम किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन टीचर बनना मुझे अच्छा लगा। शायद मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे टीचर इस समाज की ज्यादा बेहतर सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसे टीचर, ऐसे मेंटर, नॉट ओनली केमिकल इंजीनियरिंग बट अदर फील्ड लाइक एनर्जी, एनवायरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, वी कैन डू द जॉब। और किसी भी हर्डल को क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड। और आप इस पिक्चर में देखें, इतने जर्मन शेफर्ड बैठे हैं और एक बिल्ली कितने प्रेम से चली जा रही है। क्या है? टाटा, डालमिया, बिरला, कोई भी हो, मैं हूं, ये भावना हम किसी से कम नहीं अपने छात्रों के अंदर रहेगी तो वो जरूर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ एक बड़े अंपायर को खड़ा करने में संभव होंगे। और अंत में मैं कहता हूं, जब हम कहते हैं जिंदगी एक खेल है, तो आप जीतोगे नहीं। हमें कहना पड़ेगा ये खेल नहीं है बल्कि एक कंपटीशन है। Whenever said, it's not whether you win or lose that counts, probably last. आप हार जाएंगे, इसलिए आपको डिटरमाइंड होना होगा और तभी आप आगे जाएंगे। थैंक यू। हमें लगता है मैंने सारी चीजों को समाहित किया, कैसे छात्रों की शिक्षा दी जाए, कैसे उन्हें उद्यमिता की तरफ प्रेरित किया जाए, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ज्यादा योगदान दे। चाहे कृषि की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे नॉलेज मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करें। तो ये समय आ गया है कि तकनीकी शिक्षा को अपने अंदर मनोविज्ञान, उद्यमिता, प्रबंधन सबको समाहित करना पड़ेगा और सबके साथ मिलकर लैब टू लैंड और लैंड टू लैब के वर्क को बेहतर ढंग से प्रतिपादित करके आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।